हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। जैसा कि आप सभी को पता है, अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक ही की है उसका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 में जो हुआ था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो जो पिता का ये कथन है वो क्या दर्शाता है? तो आप सभी को पता है, जब भी ऐसा कोई बात आए जिसमें लड़कियों को लड़कों से अलग दिखाया जाए तो वो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को ही दर्शाता है, यानी ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है? प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 इसमें निगेटिव ऑप्शन दिया है, यानी कोई भी हमको फिक्स्ड करिकुलम का पालन नहीं करना है, और किसी प्रतिस्पर्धा को बल नहीं देना है, और किसी भी एकेडमिक स्कोर्स पे उनको अलग थलग नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, यानी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो अध्यापिका की यह योजना है वह किसको प्रेरित करती है? तो हमको पता है कि जब भी टीचर स्टूडेंट को कोई हिंट दे या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी मदद करे, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार ये इसका फोल्डिंग में आता है, यानी कि पाढ़ या ढांचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, पाढ़ या ढांचा। जैसे कि अधिगम के लिए पाढ़ या आधारभूत संरचना का काम करती है। जो भी हिंट बच्चों को दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसका फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4 कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको पता है समाजीकरण जो होता है उसमें आपका फैमिली जो होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक समाजीकरण। तो इसमें आपका जो सबसे पहले देखना है निगेटिव ऑप्शन जो भी हो उसको एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। जैसे कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो यहाँ पे जो समकक्षी में पीयर्स, जो पीयर्स ग्रुप होता है उनका। ठीक, नेक्स्ट है आपका समकक्षी यानी पीयर्स सोशलाइजेशन के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो ये पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे परिवार को द्वितीय कारक बोला है। ठीक, परिवार एवं जनसंचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो द्वितीय नहीं है, हमें पता है फैमिली क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थॉर्नडाइक का है, तो वो किस पे एम्फेसिस करता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस किस पे फोकस करता है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस आपका बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा, परीक्षणों के द्वारा मापी जाती है, या फिर एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या फिर बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। तो आपको पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसका नाम है उसमें क्या होगी, विभिन्न दशाएं होंगी, सेवरल फॉर्म्स होंगे मल्टीपल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो इसमें आपको 3 लेवल पढ़ाया गया है, एक प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे
तो किसी भी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं, ये आता है आपका कन्वेंशनल यानी कि प्रथागत जो मेथड है उसमें आएगा ये। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है अधिगम प्रक्रिया में उसके किसके महत्व पे जोर देता है। तो लेव वाइगोत्स्की आपको पता है कि कल्चरल टूल से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। यहाँ पे ये तीनों को आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक। नेक्स्ट है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है उसको क्या नाम देते हैं, आपको पता होगा, स्कीमा बोलते हैं उसको। तो ये राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो प्री ऑपरेशनल का जो मुख्य गुण होता है आपको वो होता है कि जो विचार होता है सोच में उनमें केंद्रीकरण रहता है, सेंट्रेशन रहता है प्री ऑपरेशनल में। यहाँ पे जो अमूर्त है वो आपका उस प्री ऑपरेशन फॉर्मल ऑपरेशन या फिर हाइपोथेटिकल में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी सेंट्रेशन इन थॉट, इनके विचारों में सेंट्रेशन रहता है, केंद्रीयता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के समान होती है, या फिर विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है, या फिर विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेवलपमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कई दिशाओं में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास होता है किस क्रम में होता है। तो जन्म से किशोरावस्था तक आपका सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी होता है, कंक्रीट और देन अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो कोई भी प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होगा उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा यानी व्यक्तिगत विभिन्नता होगा उसको कभी भी बाधा के रूप में नहीं देखा जाएगा। अध्यापक के पक्ष में असफलता भी नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे जो योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर बच जाएगा ये, यानी इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको हम ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग करेंगे जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है उसको। तो कभी भी आपको निगेटिव ऑप्शन को चूज नहीं करना है, पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं उसको देख के आपको आंसर करना है, तो आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक समावेशी कक्षा में यानी इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें किस पे जोर देना चाहिए, किस पे जोर होना चाहिए। तो आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, उसमें अलग थलग कुछ नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। कैसे, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल नहीं होना चाहिए, अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए, सेग्रीगेशन जहाँ भी अलगाव की बात हो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट है दिव्यांगजन यानी अधिकार अधिनियम यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज, कौन सा जो टर्म है जिसको यूज किया जाता है। तो इसमें आपका है जो पर्सन PWD एक्ट 2016 में बात करता है आपका स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई क्रिप्ट बॉडी नहीं, कोई हैंडीकैप्ड स्टूडेंट नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जो भी अधिगम से जो कठिनाइयों से बच्चे जूझ रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। यहाँ पे हम शिक्षा शास्त्र के और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं उनको जो उनके अधिगम को यानी उनके लर्निंग को आसान बनाने के लिए। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पहचान
का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो क्रिएटिविटी किसमें होती है? क्रिएटिविटी आपका सबसे पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करती है, यानी आप तब हम क्या करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोच पाते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स आउट ऑफ बॉक्स सोचना। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी हमेशा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन को ही प्रमोट करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी डाइवर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंट जो बैकग्राउंड से आते हैं उनको प्रमोट करने के लिए टीचर को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या फिर विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, या फिर सभी के लिए मानकीकृत आकलनों की इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो यहाँ पे आपको निगेटिव दिख ही रहा होगा कि कोई भी रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत नहीं करना है, बातचीत को टालनी नहीं है, ठीक, कोई भी स्टैंडर्ड असेसमेंट को फॉलो नहीं करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। यानी हम मल्टीपल यानी डाइवर्स सेटिंग के एग्जाम पर दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है उसको कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे एज अ टीचर? तो उसमें आपका जो ऑप्शन है, लगातार अभ्यास या कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यार्थियों के डर की भावना पैदा करके। तो कभी भी हम डर की भावना पैदा करके बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखा सकते हैं, ठीक। और ड्रिल और प्रैक्टिस पे भी आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपका है ये समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का कभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। यानी कि जो डिफरेंट एनालॉजीज है, समरूपों के इस्तेमाल को हम बढ़ावा देकर बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? यानी जो मोटिवेशन है सीखने का उसको कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, कायम रख सकते हैं? तो बच्चों को दंड देकर कभी भी हम मोटिवेशन नहीं ला सकते हैं। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, प्रवीणता यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड गोल भी, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक। क्या कह रहा है? मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय, यानी मोटिवेशन किसी भी चीज़ को सीखने का जो मोटिवेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, जब आप किसी सब्जेक्ट में अगर मास्टरी करना चाहेंगे तो उसमें आपका मोटिवेशन तो होगा ही, तो ये कायम रखा जा सकता है। देखते हैं बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर कभी भी मोटिवेशन नहीं हम कायम रख सकते हैं, यंत्रवत याद रखकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों क्या है, निगेटिव ऑप्शन है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। यानी मास्टरी ओरिएंटेड जो गोल है वो बच्चों की जो मोटिवेशन है उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रख सकता है, ठीक। जो शर्मिंदगी है वो क्या है? इससे संज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। संज्ञान का जो शर्मिंदगी है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक। शर्मिंदगी क्या है? इसका जो संज्ञान है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। जो शर्मिंदगी है वो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है कॉग्निशन पे। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम अध्यापन का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन रहता है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, बिल्कुल गलत है, ये सबसे प्रभावशाली नहीं है याद करना। संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना, ठीक है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, गलत है। अनुकरण या नकल करना, दोहराना, गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, यानी एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। जब हम क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें रिलेशनशिप होगा तो वो लॉन्ग टर्म में हमें हेल्प करेगा, यानी कि अच्छी से लर्निंग हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्र की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? कोई भी अध्यापिका है या फिर जो भी आप टेस्ट लेते हैं उसमें एरर की एनालिसिस करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, बिल्कुल नहीं, आपको दंड की मात्रा निर्धारित नहीं करनी है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही है।
कि जो बच्चे किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनको समझना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उस एरिया में काम कर पाएंगे जहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं। ठीक, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। बिल्कुल नहीं, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रदर्शित किया जाता है, या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। जब हम इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक यानी टुकड़ों में प्रदर्शित करते हैं तो अधिगम जो होता है वो अच्छा होता है। जब हम इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे यानी टुकड़ों में प्रदर्शित करते हैं, उनमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं या फिर रिलेटेड होता है सामाजिक संदर्भ से, कई विषयों से बहुरूपों से प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे कठिनाई बच्चों को नहीं होती है, इससे आसानी होती है। तो इसमें पूछा है कठिनाई, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, यानी बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो यहाँ पे उच्च उत्तेजना उच्च है, जब आपको बहुत ज़्यादा डर रहेगा तो कोई सर्वोत्तम अवस्था नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये भी गलत है। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, बिल्कुल सही। जब तक आपका मॉडरेट अराउजल रहेगा और कोई डर नहीं रहेगा तो आप अच्छी तरह से पूरे फोकस से सीख पाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माता खुद होते हैं। ठीक, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं और बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका नंबर 3, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं किसी भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है। यहाँ पे एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल यानी योग्यता सुधार्य है, या फिर योग्यता अटल है, या प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या असफलता अनियंत्रित है। तो इसमें राइट आंसर है योग्यता सुधार्य है, यानी हम अपने एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है, प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो कौन सी परिपाटी, यानी अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसिस ऑन। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। यहाँ पे इंक्वायरी और डायलॉग यानी अन्वेषण और संवाद जो है वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर नंबर 4, अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वॉक यानी प्राइवेट स्पीच किसका साइन है, किसको दर्शाता है। तो हमें पता है जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच है उसको हम बोलते हैं आपका सेल्फ रेगुलेशन, यानी बच्चा खुद को रेगुलेट करता है, डायरेक्शन देता है कि वो किस तरह से किसी काम को कर पाता है या फिर सोच पाता है। तो इसके लिए ये हो जाएगा सेल्फ रेगुलेशन के लिए वो जो प्राइवेट स्पीच करता है। ईगोसेंट्रिज्म जीन पियाजे के अनुसार होता है। नेक्स्ट है आपका कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इवेल्युएशन जो प्रैक्टिसेस है उसका एम क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना,
या फिर योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजन करना, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो आपको यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है। कभी भी हम विद्यार्थियों को लेबल करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है मूल्यांकन का। योग्यता आधारित समूहों में विभाजित करना भी नहीं होता है। पुरस्कार हेतु उच्च अंक प्राप्त जो बच्चे हैं उनको भी पहचान करना, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो विद्यार्थियों की नीड है उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी आवश्यकताओं की पहचान करना और उस पर काम करना। तो इसीलिए हम इवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो किस पे किया जा सकता है। तो केवल आनुवंशिकता पर नहीं कर सकते हैं, केवल पर्यावरण पे भी नहीं, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ये भी गलत है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण पर पारस्परिकता पर, यानी जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है उनका इंटरप्ले पे हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, यानी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल पे हम जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।